+6 की स्टेबिलिटी भी नीचे जाते समय कम होती है। क्यों कम होती है +6 की स्टेबिलिटी? इनर्ट वेयर इफेक्ट। तो यहाँ तक हो गया डन। तो अब हेडिंग थी केमिकल प्रॉपर्टीज में हाइड्राइड, एंड आई होप सो हाइड्राइड में आपने पहला पॉइंट लिख लिया हो ऑफ द टाइप EH2 या H2E, कुछ भी कह लें। तो इनके हाइड्राइड में 6 पॉइंट्स थे, 6 के 6 डिस्कस हो ही गए हैं, हम एक आध बढ़ा लेते हैं। ये EH2 इस ग्रुप के हाइड्राइड में ये स्ट्रक्चर आएगा, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगी, 2 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर की वजह से बेंट शेप आएगी। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन और यहाँ 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 लोन पेयर है, इसलिए बेंट शेप आएगी। डन। और इसके बाद ऑब्वियसली 6 कैरेक्टर क्या क्या थे कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी EH बॉन्ड की टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज करेगी। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पर बॉन्ड लेंथ ऑफ EH बॉन्ड बढ़ती है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होगी। अब जब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम है तो बॉन्ड जल्दी टूट गया, यानी H+ भी जल्दी निकल गया, H भी जल्दी निकल गया। और हाइड्रोजन निकलना बेसिकली रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है, तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ गया। H निकलना आयंस के रूप में, दैट इज एसिडिक कैरेक्टर होता है, तो वो भी बढ़ गया। तो एसिडिक और रिड्यूसिंग कैरेक्टर नीचे जाते समय बढ़ता है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के साथ एक चीज है, दैट इज टर्म्ड एज पोलैरिटी या डाइपोल मोमेंट। तो नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो पोलैरिटी कम हो गई, डाइपोल मोमेंट भी कम हो गया। तो मतलब वाटर इज मोर पोलर, H2S इज लेस पोलर। एंड फाइनली बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल के लिए लास्ट टाइम हमने एक वर्ड भी पढ़ा था, ड्रैगोस रूल, के नीचे जाते हैं तो इवन लास्ट मेंबर में हम मानते भी नहीं कि हाइब्रिडाइजेशन भी हुई होगी, दैट इज ड्रैगोस रूल। तो यहाँ बॉन्ड एंगल नीचे जाते समय कम हुआ है। रीजन था कि नीचे जाते समय सेंट्रल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हुई है, इसलिए बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम हो गया, और जब रिपल्शन कम होता है तो बॉन्ड एंगल भी कम हो जाता है। ये 6 पॉइंट्स थे। और 7वां पॉइंट था बॉइलिंग पॉइंट। H2S, H2SE, H2PE एंड H2PO को छोड़ दो, H2O ये है। तो बॉइलिंग पॉइंट वैसे तो नीचे जाते समय बढ़ता है, तो वाटर शुड हैव लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट है, और इसका रीजन था इसमें है हाइड्रोजन बॉन्ड। आई होप सो ऑल द 7 कैरेक्टर्स क्लियर। डन। आप लिख के लाए हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जो बच्चे करके लाए हैं, वेरी नाइस। नाउ अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसकी आगे की प्रॉपर्टीज। बेटा जैसे हाइड्राइड है वैसे ही है इस ग्रुप का ऑक्साइड या हैलाइड। ठीक है, एक एक करके बता रहा हूं, मिटा दूं पहले। डन। चलिए नेक्स्ट हेडिंग इज ऑक्साइड और हैलाइड, एक एक करके करते हैं। पहला लिख लीजिए रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन या ऑक्साइड, हेडिंग आ गई, रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन या ऑक्साइड। ठीक है, डन। अब बच्चों इनके ऑक्साइड में देखो पॉइंट क्या, जरा समझने की कोशिश करिएगा। पहला पॉइंट तो 2 टाइप के ऑक्साइड है, आई होप तो सभी को मालूम। कौन से 2 टाइप के हैं? एक EO2 यानी डाइऑक्साइड, और एक EO3 यानी ट्राइऑक्साइड। ऑक्सीजन से कंबाइन करके ऑक्साइड बनाते हैं, डाई और ट्राई ऑक्साइड बनाते हैं। क्या ऑक्सीजन कोई ऑक्साइड बनाता है? क्या ऑक्सीजन कोई ऑक्साइड बनाता है? ओजोन। भले उसे आइसोटोप एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन भी कहते हैं, लेकिन अगर आप सोच के देखोगे तो ये E क्या है? व्हाट इज E? एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16, और O2 से रिएक्ट करता है डाइऑक्साइड, जैसे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और S की जगह O खुद हो गया तो O3 तो बन गया। तो ओजोन को भी आप डाइऑक्साइड ऑफ ऑक्सीजन मान सकते हैं। ठीक है, बट इट इज ऑल्सो एलोट्रोप। फिलहाल 2 तरह के ऑक्साइड हैं, ड्राई और ट्राई। पहला पॉइंट, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये +6। अब जितने पॉइंट आपको पहले आते हैं पहले उतने लगा लेते हैं, फिर बढ़ाएंगे। ठीक है,
पहला पॉइंट ये +4 +6 बेटा लिखेंगे आराम से, जल्दबाजी क्या है, पूरा बुक की लैंग्वेज में टेप देंगे, उसमें क्या है। अभी समझिए, विच ऑक्साइड इज मोर एसिडिक, मोर एसिडिक कौन है इन दोनों में से? नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड पड़े बैठे हो तब भी नहीं आता तुम्हें। मोर द ऑक्सीडेशन स्टेट मोर द एसिडिक कैरेक्टर, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, इसकी ज्यादा है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, वो एसिडिक ज्यादा है। फिर भी भूल गए हो तो तरीका था वाटर में डिसॉल्व करके, इसको पानी में डिसॉल्व करोगे तो H2SO3 बनेगा, इसे पानी में डिसॉल्व करोगे तो H2SO4 बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड। दिस इज हाईली एसिडिक, बहुत ज्यादा एसिडिक है, नाइट्रिक एसिड से ज्यादा, तो भैया ये ज्यादा एसिडिक है। तो एक कैरेक्टर तो हो गया एसिडिक नेचर का, बोलो समझ में आ गया कौन ज्यादा एसिडिक होगा? ठीक है, मोर द ऑक्सीडेशन नंबर, यानी ट्राई ऑक्साइड ज्यादा एसिडिक, एक कैरेक्टर क्लियर है। अच्छा, इनमें अगर कोवलेंट नेचर की बात करें, व्हिच इज मोर कोवलेंट, व्हिच इज वेरी गुड, मोर द ऑक्सीडेशन स्टेट मोर द कोवलेंट नेचर। तो ये फजांस रूल था, इसलिए ये ज्यादा कोवलेंट है क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा। दो तरीके क्लियर। थर्ड पॉइंट, पोलैरिटी की बात कर लेते हैं, व्हिच इज पोलर लेस पोलर। अब ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, अब स्ट्रक्चर है। इसका जो स्ट्रक्चर है, यहाँ E के साथ एक लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है, और यहाँ E के साथ तीनों बॉन्ड पेयर है। ऑब्वियसली इट हैज परफेक्ट प्लेन ट्रायंगुलर। प्लेन ट्रायंगुलर का मतलब नॉन पोलर, सारे डाइपोल कैंसिल हो गए, और इसमें सारे कैंसिल ही नहीं होंगे, बेंच ज्योमेट्री है, और इसलिए ये चीज क्या हो जाएगी, पोलर, और ये चीज क्या हो जाएगी, नॉन। पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, अगला पॉइंट, अगर हम इन दोनों में कहें कि कोई एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या कोई एक रिड्यूसिंग एजेंट, विच वन? ये जो E है, इतना तो मालूम होगा, रिड्यूसिंग एजेंट का अपना ऑक्सीडेशन होता है, वो दूसरों को रिड्यूस करता है, अपने आप को ऑक्सीडाइज। तो ये +4 में है, और इस ग्रुप की मैक्सिमम +6 है, तो ये +4 से +6 जा सकता है, यानी इसका क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन। और अगर इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है तो ये कौन सा एजेंट हो सकता है, समझ में आया? तो +4 से +6 जा सकता है, इसलिए ऑक्सीडेशन हो सकता है, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट है। SO2 इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, मॉइस्चर की प्रेजेंस में वो रिएक्ट करता है। फिलहाल वो रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए क्योंकि अभी उसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल। ऐसे ही इस ग्रुप में एकदम नीचे चले जाएं तो बेटा नीचे वाला मेंबर जो आएगा दैट इज TeO2 या TeO3 आया। तो TeO2 जो है, मतलब O2 में ही दे रखा है, वही चेक कर रहा था मैं, TeO2। तो जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट लग रहा है, तो TeO2 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना गया। क्यों? क्यों? ऊपर से नीचे जा रहे हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट लग रहा है, उस हिसाब से दिया है। SO2 रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और नीचे जाते हैं तो और आगे की स्टेबल स्टेट होती नहीं है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। तो मुझे बार बार लग रहा है TeO3 आना चाहिए, व्हाटएवर, वो ऑक्सीडाइजिंग। समझ में आ गए इतने पॉइंट? इतने पॉइंट में कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए पहले यहाँ पे लिख, बेटा लिखिए 2 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड, 2 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड, EO2 and EO3. 2 type of oxide, EO2 and EO3. ठीक है, फिर लिखें मोर द ऑक्सीडेशन नंबर, मोर द ऑक्सीडेशन नंबर, आपने ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिया होगा, मोर द एसिडिक एंड कोवलेंट कैरेक्टर। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है वही एसिडिक है, वही कोवलेंट है। तो मोर द ऑक्सीडेशन नंबर, मोर द एसिडिक एंड कोवलेंट कैरेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ डाइऑक्साइड, the reducing property of dioxide decreases down the group. The reducing property of dioxide decreases down the group. ठीक है, reducing property decreases down the group. SO2 is a reducing agent. NCERT जो लिखता है मैं as it is बोल दे रहे हैं, SO2 is a reducing agent while TeO2 is oxidizing agent. Reducing property decreases down the group, SO2 reducing agent, TeO2 oxidizing agent.
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, बोथ आर इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन, दोनों sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होते हैं, चाहे EO2 हो चाहे EO3, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, दो सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर और तीनों के तीनों सिग्मा बॉन्ड, तो बोथ आर इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन, but EO3 has plain triangular geometry and non-polar. EO3 has plain triangular geometry and non-polar. EO3 has plain triangular geometry, EO3 plain triangular non-polar, क्योंकि सारे के सारे बेटा सिग्मा बॉन्ड देखो ना कितने हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड sp2, लोन पेयर तो है, ठीक है। फिर लिखें EO2 has 2 sigma bond, 1 lone pair. EO2 has 2 sigma bond and 1 lone pair. इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड है और 1 लोन पेयर है, हेंस बेंट ज्योमेट्री, इसकी ज्योमेट्री ओवरऑल बेंट दिखेगी, बेंट ज्योमेट्री एंड बेटा बेंट ज्योमेट्री है और इट इज पोलर, क्योंकि इसके सारे डाइपोल कैंसिल नहीं होंगे, इसलिए ये पोलर है एंड इट इज पोलर, ठीक है, डन। नेक्स्ट, रिएक्टिविटी विद हेलोजन या हैलाइड्स, रिएक्टिविटी विद हेलोजन और हैलाइड, इस ग्रुप के हैलाइड कैसे होती है बेटा, इस ग्रुप में जब ये हेलोजन से रिएक्ट करेंगे तो हैलाइड बनेंगे, और ऑब्वियसली सभी हैलाइड बनाते हैं। मेन हैलाइड इस ग्रुप में अगर आपको याद आ गया हो बेटा, मेन हैलाइड इसमें क्या है, डाई हैलाइड, टेट्रा हैलाइड, हेक्सा हैलाइड, ठीक है, सल्फर मोनो हैलाइड भी बनाता है, तो डाई, टेट्रा और हेक्सा हैलाइड जनरली पाए जाते हैं। एक बार समझ लीजिए क्या है, ये सल्फर समझ लो, ये सल्फर है, ई कहने का मतलब, और इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 और 2 6, और इन 6 इलेक्ट्रॉनों में से अगर 2 इलेक्ट्रॉनों ने बॉन्ड बनाया है तो ये बना डाई हैलाइड, और टेट्रा हैलाइड में 4 इलेक्ट्रॉनों ने बॉन्ड बनाया, ठीक है, Cl या F जो भी है, और हेक्सा हैलाइड जब आप कह रहे हैं तो 6 के 6 ने बॉन्ड बना लिया है, ठीक है, ये 4 इधर आ गए हैं और 5वां ये, छठा ये। सबसे ज्यादा फोकस जो फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन में होता है या ये कहें जनरल क्वेश्चन में होता है वो हाइब्रिडाइजेशन शेप पे होता है। तो यहाँ आपको दिख रहा है 2 सिग्मा बॉन्ड है और 2 लोन पेयर, इसका मतलब 2 + 2 4, यानी 4 की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन शेप बेंट कहलाएगी क्योंकि ये लोन पेयर है। यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर, 4 + 1 5, 5 की शेप होनी चाहिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जब एक लोन पेयर आ जाता है तो ये शेप कहलाती है सी सॉ शेप, क्योंकि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में बेंट्स रूल लगता है, और बेंट्स रूल क्या कहता है, एक साइंटिस्ट ने प्रूव किया था कि अगर लोन पेयर आएगा तो लोन पेयर आएगा एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन में, सॉरी, तो लोन पेयर इक्वेटोरियल पे आता है, तो ये 2 बॉन्ड एक जैसे हो जाते हैं, ये 2 बॉन्ड एक जैसे, और ओवरऑल ये वाली शेप आपकी ऐसी शेप दिखती है, ये 2 बॉन्ड एक जैसे हैं, थोड़े से बड़े ये दोनों बॉन्ड हैं, और ये शेप आपकी कहलाती है सी सॉ। तो EX4 या SF4 की शेप सी सॉ है, ये बहुत पूछा गया है, क्यों, क्योंकि ना कंफ्यूज करा के ऐसे पूछते हैं वो, CF4, SF4, XEF4 ऐसे करके नाम दे देते हैं, और देखने में सब एक जैसे शब्द लगते हैं, बट सबकी हाइब्रिडाइजेशन अलग है। यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड है, sp3 है, यहाँ 4 सिग्मा बॉन्ड के साथ एक लोन पेयर भी है, तो ये sp3d है, यहाँ 4 सिग्मा बॉन्ड के साथ 2 लोन पेयर है, तो ये sp3d2 है, हाइब्रिडाइजेशन ही अलग अलग, तो बोलने में एक जैसे लगते हैं कि ऐसा लग रहा है होमोफोनिक्स जैसे होता है ना, CF4, SF4, XEF4, तो सब में S4 दिख रहे हैं, बट लोन पेयर अलग अलग है क्योंकि ये अलग अलग ग्रुप के मेंबर हैं। तो यहाँ की शेप आपको याद रखनी है सी सॉ, और 6 के 6 बॉन्ड बन गए हैं, तो ऑब्वियसली ये शेप क्या कहलाएगी, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है,
ऑब्वियस सी बात है, जो ऑक्टाहेड्रल है वो तो परफेक्ट शेप है, मतलब उसमें कोई लोन पेयर नहीं है, सारे बॉन्ड पेयर एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, स्टेबल भी बहुत ज्यादा होगा और नॉन पोलर होगा। ठीक है बेटा, ये जो आपका SF4 है, ठीक है, SF4 सॉरी 6, ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। पहली बात तो SCl6 तो होता ही नहीं, क्यों नहीं होता? एक तो Cl का साइज बहुत बड़ा है, तो सल्फर के चारों 6 Cl आएगी। दूसरा, जो फ्लोरीन है, इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से या बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग होने की वजह से ये सल्फर को +6 तक ऑक्सीडाइज कर सकता है, जबकि Cl जो है +6 तक नहीं ले जा पाता। तो ये दो रीजन की वजह से कह सकते हैं। बाकी ये स्टेरिकली हिंड्रेंस की वजह से बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो हेक्साफ्लोराइड्स आर हाईली स्टेबल, SF6 इज हाईली स्टेबल स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। व्हाट इज स्टेरिक हिंड्रेंस? कि सल्फर का इस समय जो ज्योमेट्री आ रही है, सॉलिड स्टेट वर्ड सोचना, उसकी जो पैकिंग आ रही है वो इतना परफेक्टली फिटेड है इन सबके साथ कि कहीं भी किसी और एटम की इसके साथ अप्रोच बनती नहीं, कोई इसके और साथ आके अटैक करे, बॉन्ड बनाए, वो पॉसिबल नहीं। और ये इवन वाटर या किसी के साथ हाइड्रोलाइज नहीं हो पाता ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। बोलो क्लियर है? इसके अलावा एक हेलाइड और है जिसे आप मोनोहेलाइड कहते हैं, जैसे S2Cl2, ये सल्फर का मोनोहेलाइड कहलाता है, लेकिन ऑब्वियसली वैलेंसी रूल्स की वजह से ये एग्जिस्ट करता है डाइमर। ठीक है, वैलेंसी रूल समझते ही हो, बाकी बहुत ज्यादा हर जगह वैलेंसी रूल नहीं लगाना है, ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा। तो ये मोनोहेलाइड है। तो मोनोहेलाइड, डाइहेलाइड, टेट्राहेलाइड और हेक्साहेलाइड इस चैप्टर में या ग्रुप 16 में हो सकता है। यहाँ तक क्लियर? डन। मोर द ऑक्सीडेशन नंबर, मोर द कोवेलेंट कैरेक्टर, तो यहाँ कोवेलेंट कैरेक्टर तो इधर की ओर बढ़, कोई डाउट तो है नहीं। ठीक है, पहले इतना लिख लेते हैं, फिर अगर कोई और पॉइंट एनसीईआरटी में होगा तो देखेंगे। लिखें बेटा, हेडिंग थी आपकी रिएक्टिविटी विद हेलोजन या हैलाइड्स, डैश जगह लिख लीजिए EX2, EX4, EX6, यानी हेक्सा, सॉरी EX2 तो डाइहेलाइड हुआ, EX4 टेट्राहेलाइड हुआ और EX6 हेक्साहेलाइड हैलाइड्स। ठीक है, सल्फर ऑल्सो फॉर्म्स मोनोहेलाइड। सल्फर क्या कई बना रहे हैं, सॉरी, सल्फर के साथ सिलीरियम भी बना रहा है। सल्फर एंड सिलीरियम ऑल्सो फॉर्म्स मोनोहेलाइड। ठीक है, अब बच्चों पहले मैं वही है कि जो समझाया है मैं पहले वो लिखा रहा हूँ, बाद में एनसीईआरटी के पॉइंट लिखाऊंगा। पहले क्या समझाया है वो लिखते जाइए। द डाइहेलाइड्स आर इन sp3 hybridization. Dihalides are in sp3 hybridization bent structure. डाइहेलाइड sp3 hybridization में होते हैं, bent structure में होते हैं। The dihalides are in sp3 hybridization and bent structure. ठीक है, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक पॉइंट लिख सकते हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर होते हैं, ये याद रखना है। ऑब्वियसली जिसमें सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर है वो पोलर भी होगा। अगला लिखिए, टेट्राहेलाइड्स, tetrahalides are in sp3 dehybridization, sp3 dehybridization, ठीक है, and they have seesaw geometry। ठीक है, होनी क्या चाहिए? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लोन पेयर आया तो बिगड़ गई। दे हैव seesaw geometry। टेट्राहेलाइड में sp3 dehybridization है, सीसॉ ज्योमेट्री। और सीसॉ में क्या याद रखना है आपको बेटा? ये 2 बॉन्ड इक्वल लेंथ के हैं, ये 2 बॉन्ड इक्वल लेंथ के हैं, ये एक्सियल से 2 आए थे, ये 2 इक्वेटोरियल से। लोन पेयर इक्वेटोरियल पे होता है, वैसे बेंट्स रूल कहते हैं लोन पेयर इक्वेटोरियल पे आने को। मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में 2 अलग अलग पोजीशन होती हैं, एक इक्वेटोरियल और एक एक्सियल, और लोन पेयर कभी आएगा तो इक्वेटोरियल से आएगा, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आएगा तो एक्सियल से। ठीक है, नेक्स्ट। और टेट्राहेलाइड के बारे में एनसीईआरटी में एक आध पॉइंट दे रखा है, वो डिस्कस हो गया। नेक्स्ट, हेक्साहेलाइड्स इज इन
EXE hexahalides are in sp3d2 hybridization. 6 बॉन्ड है ना, 6 बॉन्ड है, तो sp3d2 hybridization with octahedral geometry, ठीक है। तो लिखें SF6 is exceptionally stable. SF6 is exceptionally stable for steric regions. SF6 is exceptionally stable for steric regions. ठीक है। अब एनसीईआरटी का एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा है, वो देख लेते हैं। पहला पॉइंट एनसीईआरटी ने जो दे रखा है, जो हमने नहीं लिखा है, वो ये कि हैलाइड्स में कौन से ज्यादा स्टेबल है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड। यानी सल्फर का SF4 हो और सल्फर का Si4 हो तो कौन ज्यादा स्टेबल है। इट इज अगेन अ कॉमन सेंस। क्लोरीन का साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। नीचे जाएंगे बॉन्ड वीक होता जाएगा, आयोडीन का बॉन्ड वीक होता जाएगा। तो द स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स आर इन ऑर्डर। अगर हेलोजन बदलें तो स्टेबिलिटी क्या आएगी, स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स आर इन ऑर्डर। क्लोराइड सबसे ज्यादा स्टेबल, आयोडाइड सबसे कम स्टेबल। द स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड आर इन ऑर्डर दिस वन। ठीक है। ठीक है। अगला पॉइंट एनसीईआरटी ने जो एक दे रखा है, जिसपे क्वेश्चन बन भी सकता है, वो है कि ये जितने मोनोहेलाइड होते हैं, शायद हमें मोनोहेलाइड के लिए कुछ नहीं लिखता है, अभी लिख लेंगे। जो मोनोहेलाइड होते हैं वो डाइमर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, वैलेंसी रूल की वजह से। ये आसानी से डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में चले जाते हैं और ये दैट मींस लेस स्टेबल है, ये इसमें टूट जाते हैं। यहाँ सेलेनियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +4 और 0 में चला जाए। इज इट क्लियर। बाकी से आप बैलेंस कर लेंगे, यहाँ ट्वाइस ले लेंगे इसे और ये 3 मॉलिक्यूल आ जाएगा। ठीक है। तो ये द डायमेरिक मोनोहेलाइड्स undergoes disproportionation reaction. The dimeric monohalides undergoes disproportionation reaction. The dimeric monohalide undergoes disproportionation reaction. और ये लिखी हुई है disproportionation reaction. What is disproportionation? एक ही का ऑक्सीडेशन हो, उसी का रिडक्शन हो जाए, that is disproportionation. मिटा दूं। नेक्स्ट बेटा, इसके अलावा एनसीईआरटी ने ये बता रखा है कि सारे के सारे हेक्साफ्लोराइड गैसेस होते हैं, हेक्साहैलाइड्स गैसेस होते हैं, या टेट्रा में कौन लिक्विड है कौन सॉलिड है, ये भी बता रखा है। आप जितना याद कर सकें आपके ऊपर है, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है कि जो आए हुए क्वेश्चन है या जो ऑब्जेक्टिव में पहले दे रखे हैं, बुक्स में बन रखे हैं, उसमें ये कोई क्वेश्चन है नहीं कि SF4 गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है। ऐसे क्वेश्चन कम है, SF6 के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं। ठीक है। तो इतना हम डीप रट नहीं सकते, रटोगे भूल जाओ। अब हम आ रहे हैं मेंबर्स में। पहला मेंबर इस चैप्टर हमारे कोर्स में है ऑक्सीजन, दूसरा है ओजोन और तीसरा सल्फर। बस 3 ये 4 पढ़ने। पहला लिखो ऑक्सीजन। ठीक है। हाँ जी, जैसे पिछले चैप्टर में नाइट्रोजन पहला मेंबर था, तो हमारा हमेशा तरीका यही होगा, पिछले वाले चैप्टर को रिवाइज करते चलेंगे। हाँ बेटा, इधर बताना शुरू करो। बेटा, नाइट्रोजन का ऑर्डर स्मेल कैसी थी? पंजेंट थी, हिप्नोटिक थी, इरिटेटिंग थी, कैसी स्मेल थी नाइट्रोजन? थोड़ा जोर से। ऑब्वियसली मैंने स्मेल पूछी थी, कलरलेस वर्ड कैसे आया इसका? फिलहाल नाइट्रोजन का ऑब्वियस बात है, इसमें कई जगह मिसकंसेप्ट होता है। जिसे पूछो नाइट्रोजन तो पहले कहता है पंजेंट स्मेल, फिर कहता है पॉइजनस इन नेचर, फिर अगर उससे पूछ लो ना कलर कैसा तो कहता है ग्रीनिश ब्लू। ठीक है। तो भैया ये याद रखो, नाइट्रोजन का मिसकंसेप्शन है और एयर में
78% नाइट्रोजन है। तो भैया एयर रंगीन नहीं है, वो बात अलग है, तुम्हारे घर की हो तो पता नहीं, यहाँ नहीं है। तो एयर में नाइट्रोजन नहीं, मतलब नाइट्रोजन है सॉरी, कलर नहीं है, ना ही नाइट्रोजन में कोई ऑर्डर है और ना ही वो जहरीली है जैसे तुम्हें लगता है। ठीक है, तो इट इज नाइदर पॉइजनस नॉर कलरलेस और ऑर्डरलेस टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन गैस का कलर कैसा है? ऑब्वियसली सेम क्वेश्चन सेम आंसर, ऑक्सीजन कलरलेस है। पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस है? ऑब्वियसली हमारे लिए तो नॉन पॉइजनस ही है, तो ये तो हमें पता है। तो अब आप स्टार्ट कर रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन से। ठीक है बेटा, ऑक्सीजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है या नहीं होती? कॉमन सेंस है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के हाइड्रोजन तो आए, ये थोड़ी कहीं भी बोल देंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन से। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ऑक्सीजन को हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, काश बना पाते तो कोरोना टाइम में कुछ बच जाते लोग। ठीक है, तो ये खाली किताबी ज्ञान है, कुछ फायदा नहीं है इसका, हमने कोरोना में देख लिया है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का क्या है मामला, देखिए कैसे बना सकते हैं बेटा। इसके कई तरीके हैं, जैसे एक इंडस्ट्रियल तरीका है कि वाटर लीजिए, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कर दीजिए, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोजन गैस मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, और ये इलेक्ट्रोलिसिस करने पर ये एनाइन में होता है, तो एनोड पे ऑक्सीजन मिलती है, कैथोड पे हाइड्रोजन मिलती है। इट इज इंडस्ट्रियल मेथड। सबसे ज्यादा तरीके से ऑक्सीजन या तो एयर के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से बनाई जा रही है, एयर को लिक्विफाई करके वहां से अलग करके बनाई जा रही है, या वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से प्योर ऑक्सीजन मिल सकती है। ठीक है, लिख लीजिए, बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, पानी की इलेक्ट्रोलिसिस कर दो तो ऑक्सीजन गैस मिलेगी। डन। डन। नेक्स्ट, इसके बाद कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनके दिमाग खराब हो रखे हैं। ठीक है, दिमाग खराब हो रखे हैं मतलब जैसे कहते नहीं मेरे बड़े पर निकल रहे हैं आजकल, ऐसे कहा जाता है ना। तो ऐसे ही केमिस्ट्री में कंपाउंड में नाम होता है, जिसे कहते हैं पर क्लोरीन, क्लोरीन, ऐसे वर्ड्स होते हैं ना। तो वो पर वाले वर्ड क्या है, इसमें हाई अमाउंट में या ये कहें हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में एलिमेंट होता है, उसको हम क्लोरेट या एट और पर एट कहते हैं। जैसे पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम नाइट्रेट, क्लोरेट, पर क्लोरेट, ये जितने वाले हैं, ये जितने कंपाउंड हैं, इनमें एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन होती है। इनको हीट करेंगे तो गारंटेड ऑक्सीजन गैस मिलेगी। जैसे पोटेशियम क्लोरेट एनसीईआरटी ने दे रखा है KClO3। ठीक है, KClO4 हो जाएगा तो पर क्लोरेट हो जाएगा, और उन्होंने कहा सीधा ऑक्सीजन गैस बना लो। ये 3 सॉरी ये 2 ले लीजिए, ये 3 ले लीजिए, तो इसको हीट करेंगे तो बन जाएगा। डी ब्लॉक में KMnO4 की हीट दे रखी है कि KMnO4 को हीट करेंगे तो एक तो K2MnO4 बनेगा, MnO2 बनेगा और O2 बनेगा। तो अभी देख लेते हैं, जहां तक मुझे याद है K2MnO4, MnO2 और O2 शायद, बट लेट आई हैव टू चेक इट। कि सेकेंड वाली रिएक्शन जरा एक सेकंड रुकिएगा। यस, ठीक है, MnO4 की हीट में K2MnO4 और MnO2 एंड O2 यही बन रहा है, बिल्कुल सही है, और इवन बैलेंस भी है, बस यहाँ ट्वाइस लगा लीजिए। ये तो सेकेंड मेथड हो गया बाय हीटिंग ऑक्सीजन रिच कंपाउंड, इन ऑक्सीजन रिच कह सकते हो, बाय हीटिंग ऑक्सीजन रिच कंपाउंड लाइक नाइट्रेट, क्लोरेट, परक्लोरेट, मैग्नेट एक्सेट्रा। नाइट्रेट, क्लोरेट, परक्लोरेट, मैग्नेट, ठीक है, एक्सेट्रा, पर मैग्नेट। 3 तो हमने लिख ही दिया, एक नाइट्रेट भी लिख लेते हैं कोई। सपोज आपने लेड नाइट्रेट हीट किया। अब मैंने कुछ दिनों पहले ये पढ़ाया था, देखिए किसने ने याद किया, बताना जरा बेटा बॉयज। लेड नाइट्रेट हीट कर रहे हैं, कहाँ बने हुए, बड़े डीप रिसर्च कर रहे हो। हाँ ठीक, बोलिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये बता शुरू में कहीं तुझे हाइड्रोजन दिख रहा है? ऑक्सीजन, ठीक है, तो वेरी गुड।
ये लेकिन सही है कि PbO NO2 और O2 बनना है, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, यहाँ नाइट्रेट का जनरल रूल था कि किसी भी नाइट्रेट को हीट करते हैं तो वो मेटल ऑक्साइड में जाता है, ब्राउन कलर NO2 गैस मिलती है और O2 मिलती है। तो ये NO2 की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में मैंने पढ़ाया था। हाँ भैया, कोई एक ऐसा नाइट्रेट बताओ जो हीट करने में इसके अलावा कुछ और देता। वेरी गुड। अमोनियम नाइट्रेट की हीट में क्या बनता है? जो भैया इनऑर्गेनिक है, फार्मूला लिख के उसको, वो ऑर्गेनिक में होता है कि आप दो चीजें लिखें और दिमाग लगा लें। इनऑर्गेनिक में ऐसा संभव नहीं है। याद है तो आता हो जाएगा, नहीं याद है तो सवाल ही नहीं होता, क्योंकि नाइट्रोजन के ऑक्साइड ही तो 5 है। हाँ भैया, अमोनियम नाइट्रेट हीट करें, खा बनो, हम खा करना कुछ बनो। नेक्स्ट, चिंता मत करो, जई जई वाली हंसी आएगी नेक्स्ट रिजल्ट के बाद। लाफिंग गैस बनती है और लाफिंग गैस होता है N2O। ये आपको पढ़ाया था, अमोनियम नाइट्रेट हीट करेंगे तो लाफिंग गैस बनेगी। बेटा पढ़ लो, नहीं तो क्या फायदा, दुनिया ही लाफ करेगी, कहीं बताओ इन्हें लाफिंग गैस नहीं आती। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। लाफिंग गैस का एक और तरीका बताया, लाफिंग गैस का एक और तरीका बताया। हाँ, ये देखो कितनी जल्दी याद आया, बोले जिल HNO3 के साथ। हाँ, और गुड। जिंक की, बेटा जिन नहीं है वो जिंक है, ठीक है। जिंक की नाइट्रिक एसिड से करेंगे, जिंक नाइट्रेट बनेगा और साथ में N2O बनेगा। बताना बेटा, उसी दिन शायद ये भी पढ़ाया हो कि सोडियम नाइट्रेट हीट करेंगे तो क्या होगा, शायद पढ़ाया हो, सारे पॉइंट तो नहीं लिखाए होंगे। बेटा वो जिंक और कॉपर में, बेटा कॉपर में। हाँ नहीं, देखिए ये है सोडियम नाइट्रेट। फर्स्ट ए ग्रुप के नाइट्रेट का टूटने का तरीका ही अलग है। फर्स्ट ए ग्रुप के नाइट्रेट अपने नाइट्राइट में टूटते हैं, नाइट्रेट से नाइट्राइट, और फर्स्ट ए ग्रुप में ब्राउन कलर गैस नहीं मिलती, ऑक्सीजन यहाँ पे भी मिलती है। तो हमारा यहाँ वाला पॉइंट सारी रिएक्शन में संभव है, बस इसको छोड़ दो, बाकी सारी रिएक्शन में ये ऑक्सीजन बन रही है, बस इसमें नहीं बन रही लाफिंग गैस वाले, बाकी सब में ऑक्सीजन बन रही है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम ऑक्सीजन पढ़ रहे हैं, लेकिन जो हम पीछे पढ़ चुके हैं ऐसे ही रिवाइज किया जाएगा कि जो भी वर्ड आ रहा है उसके आगे पीछे के वर्ड रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिएक्शन अमोनियम नाइट्रेट सिंस नहीं बनता, बट बाकी सब में तो ऑक्सीजन गैस बन रही है। इज इट क्लियर? हटा दें। नेक्स्ट, अगला मेथड ये है कि कुछ ऑक्साइड है, जैसे कॉपर ऑक्साइड, बल्कि कॉपर तो थोड़ा स्टेबल है, कॉपर के नीचे की सिल्वर है, मरकरी है, लेड है, ये जो ऑक्साइड है ये बड़े अनस्टेबल है। यानी ये जो सिल्वर का ऑक्साइड है या हाइड्रो ऑक्साइड ले, इसे हीट करें तो ऑक्सीजन गैस मिल जाएगी। मरकरी का ऑक्साइड ले लीजिए, लेड का ऑक्साइड ले लीजिए, तो ये हीट करने पे ऑक्सीजन गैस देते। तो the oxides which are less electropositive या of less electropositive metals on heating decompose, लिख लीजिए, oxides of less electropositive metals, of less electropositive metals, oxides of less electropositive metal on heating decomposes to give oxygen, on heating decomposes to give oxygen. Oxide of less electropositive metal on heating decomposes to give oxygen, ठीक है। सिल्वर का ऑक्साइड हो, हाइड्रो ऑक्साइड हो, ये अनस्टेबल है और ये हीट करने पे ऑक्सीजन दे देंगे। ऐसे एक और दे रखा है एनसीईआरटी में, मरकरी, ठीक है। तो ऑक्साइड ऑफ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल ऑन हीटिंग डिकम्पोजेस टू गिव ऑक्सीजन।
हाँ ठीक है, बैलेंस कर लो, ट्वाइस ट्वाइस लगा लीजिए, हो जाएगी बैलेंस। अरे हाँ, बात ही खत्म करी। सिल्वर की वैलेंसी तो 1 होती है, सॉरी, Ag2O इज करेक्ट वर्ड, ठीक है, Ag2O इज करेक्ट, गलत लिख गया था। सिल्वर की वैलेंसी 2 होती ही नहीं है, 1 ही होती। अब हाँ, वो आप सफिक्स लगा लो, या यहाँ पे हाफ कर लो, या पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये आया भैया। ये हो गया ऑक्सीजन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, इन्होंने एक और दे रखा है, H2O2 जब डिकम्पोज करता है और MnO कैटलिस्ट पे तो ऑक्सीजन गैस बनती है। इन्होंने एक और दे रखा है कि आप परऑक्साइड्स ले लें, जैसे H2O2 परऑक्साइड है और मैग्नीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट ले लें, इसके साथ हीट करेंगे तो वाटर और ऑक्सीजन गैस बन जाएगी, और वट एवर द बैलेंसिंग यू शुड डू दैट। तो H2O2 परऑक्साइड के डिकम्पोजिशन से भी ऑक्सीजन गैस बनता है। ऑक्सीजन इज अ कंबस्टाइल गैस, नॉन कंबस्टाइल। समझ में आ रहा है? इट इज सपोर्टर ऑफ कंबस्शन। ठीक है, ये सपोर्टर ऑफ कंबस्शन होती है। अब ऑक्सीजन से पहले ऑक्सीजन की केमिकल प्रॉपर्टीज दे रखी है, फिजिकल तो ज्यादा ऐसी ही है, कुछ खास नहीं है। ठीक है, देखिए बेटा, ऑक्सीजन की जितनी केमिकल प्रॉपर्टीज दे रखी है एनसीईआरटी में, सब तुम्हें आती है, तो आप सब खुद ही कर लेंगे, मैं बस लिखते जाता हूँ, आप सॉल्व करते जाइएगा। ऑक्सीजन लगभग सारे ही मेटल से रिएक्ट करती है एक्सेप्ट नोबल मेटल, और अपने ऑक्साइड बना लेती है। तो सारे मेटल समझ गए ना, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, किसी से भी ऑक्सीजन से रिएक्शन दिखा दीजिए, कर लेंगे। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, चलो पहले मोनोऑक्साइड बने फिर कंबशन, सल्फर प्लस ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, या और कोई एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, Al2O3, ठीक है, सोडियम प्लस ऑक्सीजन, Na2O, सारे क्लियर है ना? ठीक है, तो ये वाली तो सारी सिंपल रिएक्शन क्लियर है ना। अब हम कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल ले लेते हैं, जैसे मीथेन प्लस ऑक्सीजन, CO2 एंड वाटर, कंबशन हो जाएगा। HCl प्लस ऑक्सीजन, H2O बनेगा और क्लोरीन गैस, और ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन कहलाती है, इसे डेकन्स प्रोसेस कहते हैं। ये क्लोरीन में पढ़ाया भी जाएगा आगे। मतलब ऑक्सीजन की जितनी केमिकल प्रॉपर्टीज है सब आपकी मालूम है। आप डन, कोई भी खास इसमें है नहीं। आइसोटोप होते हैं, 3 आइसोटोप हैं, 16, 17, 18, 16 मेन है, सबसे ज्यादा पाया जाता है। कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस गैस है। वाटर सॉल्युबल है नहीं है? वाटर सॉल्युबल है या नहीं है? लेस सॉल्युबल है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन है। ऑब्वियसली प्लांट्स, वाटर के एनिमल्स सभी जिंदा है, तो ड्यू टू हैवी लिटिल बिट पोलर सॉल्युबल है। हाइड्रोजन से ज्यादा सॉल्युबल है वाटर में, हाइड्रोजन से कम। हाइड्रोजन सबसे कम सॉल्युबल है वाटर में, क्योंकि सबसे कम मोलर मास है, सबसे कम पोलर गैस है, इसलिए हाइड्रोजन नहीं सॉल्युबल है या लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर है। और ऑक्सीजन ऑब्वियसली उससे ज्यादा सॉल्युबल है। तो ऑक्सीजन की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो आप लिखते जाइए। बस एक पॉइंट है कि ऑक्सीजन आसानी से रिएक्ट करता है या मुश्किल से। आई मीन टू से ऑक्सीजन को रिएक्ट कराना आसान है या मुश्किल, तो उसका ये पॉइंट है कि ये जो बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड होने की वजह से बॉन्ड एनर्जी हाई, इसलिए मुश्किल से टूटता है, इसलिए रिएक्शन थोड़ी मुश्किल। मतलब रूम टेम्परेचर में कराना चाहें तो नहीं होती। वो बात अलग है कि ऑक्सीजन की रिएक्शन जब भी होती है इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है, डेल्टा जी नेगेटिव होता है, स्पॉन्टेनियस हो जाती है। मतलब एक बार इनिशिएट की उसके बाद रिएक्शन सारी अपने आप चल जाए। स्पॉन्टेनिटी क्लास 11 थर्मोडायनेमिक्स का पॉइंट कि इसकी रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव। ठीक है, लिख लीजिए। ड्यू टू वेरी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ड्यू टू वेरी हाई bond dissociation energy, comma, its activation energy is higher, activation तो समझते ही हो, its activation energy is high, मतलब रिएक्शन मुश्किल से होती है, that is difficult to initiate, that is difficult to initiate, ये रिएक्शन शुरुआत कराना थोड़ा मुश्किल है, difficult to initiate, activation energy is high, that is difficult to
initiate, but as the reaction is exothermic and delta G is negative, as the reaction is exothermic and delta G is negative, इसकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और डेल्टा जी नेगेटिव है, delta G is negative, comma, the reactions are spontaneous. इनकी रिएक्शन spontaneous. ठीक है, ओके बेटा, ये वाली किताब होगी हमारे यहाँ की किसी बच्चे की, गारंटी। ये किसकी है किताब? आपकी नहीं होगी, सिस्टर की होगी, आपकी बहन की होगी ना, क्योंकि यूजुअली इसमें जो पॉइंट अंडरलाइन है या जो वर्ड लिखते हैं वो हमारी क्लास, मतलब कुछ पेट डायलॉग होते हैं ना, अगर कहीं ओजोनलिसिस हो और कोई कह दे 2 हाथ तोड़ के लड्डू दिए हैं तो गारंटेड हमारा ही कोई है जानने वाला है ना। चलिए आज इतने रखते हैं, कल हम ओजोन और ग्रुप 16 कंप्लीट